नमस्कार। चलिए हम बात करते हैं आज अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के संदर्भ में और विशेष चर्चा करते हैं इसमें कि किस तरीके से इसका निर्माण हुआ और इसका क्या विशेष उद्देश्य था इस अधिनियम के बनाने का। तो इसके उद्देश्य के बारे में हम आपको बताते हैं कि अधिनियम के संबंध में निसंदेह वेश्यावृत्ति एक सामाजिक बुराई है। यह प्रत्येक समाज का एक अनिष्टकर लक्षण है। वेश्यावृत्ति के अभी हाल के अध्ययन से ज्ञात होता है कि सैद्धांतिक दृष्टि से किसी अच्छे समाज में जहां लैंगिक तुष्टि उसी प्रकार संभव है जिस प्रकार की अन्य व्यक्तिक तुष्टि संभव है, कोई भी व्यक्ति वेश्या या ग्राहक नहीं बनना चाहता। यद्यपि वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए समय समय पर प्रयत्न किए जाते रहे हैं, तथापि वह अब भी विद्यमान है। उक्त अधिनियम इसी बुराई को रोकने के लिए एक प्रयत्न किया गया है। वेश्यावृत्ति को विवाह कुटुंब संस्था के लिए एक बुराई के रूप में लिया जा सकता है। विधि निर्माता इस बात से शंकित हैं कि यदि लोग आनंद के लिए लैंगिक क्रियाकलाप में निम्न होंगे तो समाज को एक सूत्र में बांधने वाला धागा टूट जाएगा। वेश्यावृत्ति इस बात का वाह प्रकटीकरण है कि मनुष्य अपनी पाशविक इच्छा को विवाह संस्था द्वारा विहित सीमा के अंदर नियंत्रित नहीं रख सकता। वेस्टमार्क और कई अन्य विद्वानों का यह मत है कि वेश्यावृत्ति मानव समाज में अनंत काल से विद्यमान है। मानव इतिहास के किसी भी काल में ऐसी कोई भी सभ्य समाज नहीं था जिसमें विवाह संस्था किसी न किसी रूप में विद्यमान नहीं रही हो। इस संस्था की सहायता से ही मनुष्य ने अपनी पाशविक प्रवृत्तियों तथा आवेग को नियंत्रित करने का प्रयत्न किया है। इसमें उसे कुछ सफलता भी मिली, किंतु पूर्णतः सफल नहीं रहा, क्योंकि मनुष्य सदैव ही अपनी पत्नी मात्र के सहचार से संतुष्ट नहीं रहा है और उसने कभी कभी तो वैवाहिक संबंधों से पृथक जाकर शारीरिक सुख प्राप्त किया है। इसका परिणाम यह हुआ कि वेश्यावृत्ति और रखैलपन की संस्थाएं अनंत काल से विवाह संस्था के साथ साथ चलती आ रही है। परिवार और समाज के बृहत्तर लाभ के लिए मानव इस संस्था को अनिवार्य सामाजिक बुराई के रूप में स्वीकार करता चला आ रहा है। प्राचीन भारत में वेश्यावृत्ति और रखैलपन की संस्थाएं अज्ञात नहीं थी। ऋग्वेद संहिता में जार और उसकी रखैल का जिक्र मिलता है। इसके संबंध में प्रोफेसर डब्ल्यू बकलैंड ने अपनी पुस्तक रोमन लॉ में कहा है कि रखैलपन को विवाह जैसे ना मानकर वैसा ही संबंध माना जाता था। उसी विवाह पर रोमन साम्राज्य के आदि काल में बने निर्बाधात्मक विधान द्वारा विधि मान्यता मिली है। उसे रोम की उच्च वर्गीय महिलाओं की अनैतिकता से बल मिलता था। मानव ने यह चाहा कि उसके संबंध निम्न वर्ग की ऐसी स्थिति से हो जाए जिसका चरित्र उच्च कोटि का हो। अधिनियम का जो संक्षिप्त इतिहास है इस प्रकार है कि स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम पहला केंद्रीय अधिनियम है जो व्यापक रूप में वेश्यावृत्ति नामक सामाजिक और वाणिज्यिक बुराई के बारे में है। इस अधिनियम ने ऐसे कई प्रांतीय और राज्य अधिनियमों का स्थान ग्रहण किया है जो इस विषय पर विभिन्न राज्यों में प्रयोज्य थे। इस विषय पर केंद्रीय अधिनियम पारित करने का अवसर तब आया जब स्त्रियों और लड़कियों के अनैतिक व्यापार के बारे में सन 1950 में एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए, किंतु यदि ऐसा कन्वेंशन ना भी होता तो भी इस बाबत एक रूपता वांछनीय नहीं थी। अतः अब यह सुविधाजनक है कि ऐसे विधि एक केंद्रीय अधिनियम में समाविष्ट है। ईस्ट इंडिया कंपनी के दिनों में कंपनी ने लैंगिक अपराधों के लिए विधान बनाया था। सन 1668 में कंपनी प्राधिकारियों ने वेश्यावृत्ति के विरुद्ध विनियम जारी किए थे। इन्हें कंपनी कमांडेंट कहा जाता था। उनका कठोरता से पालन अपेक्षित था। सन 1669 से 1677 के दौरान गवर्नर एंग्री ने वेश्यागृहों पर नियंत्रण रखने के लिए और सैनिकों को वेश्याओं का बदचलन औरतें रखने से रोकने के लिए आदेश दिए थे। ब्रिटिश काल में पहली बार वेश्यागृह विधि की परिधि की पकड़ में आए सन
1860 से पहले इस विषय पर बहुत कम विनियम बने थे। सन 1860 में भारतीय दंड संहिता बनी। उसमें धारा 372, 373 द्वारा यह रोक लगाई गई कि अमुक आयु की स्त्री से उनकी इच्छा के विरुद्ध वेश्यावृत्ति न कराई जाए। कंटीजियस डीजीएसएस एक्ट 1868 के अधीन आम वेश्याओं की स्वास्थ्य परीक्षा आवश्यक कर दी गई। रोगग्रस्त पाई जाने की दशा में उनका अस्पताल में रोग मुक्ति होने तक रहना अनिवार्य कर दिया गया। यह अधिनियम खेदजनक पाया गया, अतः सन 1888 में निरस्त भी कर दिया गया। वेश्यागृहों की समाप्ति के लिए सन 1907 में ईस्ट बंगाल एंड आसाम डिसऑर्डरी हाउसेस एक्ट 1907 पारित किया गया। यह अधिनियम पूर्वी बंगाल और आसाम के कुछ क्षेत्रों को लागू था। उसमें यह व्यवस्था की गई थी कि जिला मजिस्ट्रेट या नगर पालिका के अध्यक्ष की रिपोर्ट या 3 या अधिक पड़ोसियों की शिकायत पर वेश्यागृह चलाने वालों पर अभियोजन चलाया जा सकता है। सत्यापन करने के लिए पुलिस अधिकारियों के ऐसे गृहों का निरीक्षण करने की शक्ति दी गई थी। इन अधिनियमों के अधिनियमित होने के पश्चात भी इस बाबत कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। सन 1923 में कलकत्ता सप्रेशनल ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग और बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एक्ट पारित हुए। कलकत्ता अधिनियम का स्थान बंगाल सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1930 ने ले लिया। सन 1923 में उत्तर प्रदेश में स्त्रियों और लड़कियों के अनैतिक व्यापार दमन के लिए विचार किया गया। पंजाब में 1935 में और मैसूर में 1933 में ऐसा ही विधान बनाया गया। इसके पश्चात अंततः अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के अनुसरण में एक शारवान अधिनियम स्त्रियों और लड़कियों का अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956 निर्मित किया गया। सन 1986 के संशोधन अधिनियम संख्या 44 द्वारा इस अधिनियम के संक्षिप्त नाम में परिवर्तन कर इसे अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 कर दिया गया। वर्तमान में वेश्यावृत्ति का निवारण करने के लिए यह एक प्रभावी अधिनियम है। इसमें वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीवन निर्वाह करने, वेश्यागृह चलाने, अपने परिसर में वेश्यागृह चलाने देने, लड़कियां या स्त्रियों को प्राप्त करने और वेश्यावृत्ति के लिए विधि विरुद्ध रूप से उन्हें रोक या वेश्यावृत्ति के लिए स्त्री आयतित करने या वेश्यावृत्ति की बढ़ावा देने या उनमें सहायता करने की गंभीर और दंडनीय अपराध बना दिया गया। इस तरीके से जो हमारा अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 का जो बना, इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। इन सब चीज़ों को रखा गया, बातें की गई, अलग अलग विधान बनाए गए, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बातें हुई, चर्चाएं हुई और इसके बाद फिर यह अधिनियम के रूप में निर्मित हुआ, जो अंशतः अभी वर्तमान में प्रचलित है। अधिनियम के सामान्य उपबंध यदि इसकी बात करें तो भी बहुत ही जरूरी है। इसको समझना बहुत जरूरी है, जानना जरूरी है इसके पीछे का राज क्या है। तो वेश्यागृह से अभिप्राय क्या होता है। अधिनियम की धारा 2 के खंड का में वेश्यागृह को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार वेश्यागृह के अंतर्गत कोई घर, कमरा, सवारी या स्थान अथवा किसी घर, कमरे, सवारी या स्थान का कोई प्रभाग विपरीत है इसका प्रयोग अन्य व्यक्ति के अभिलाभ के लिए, अधिवक्ता के लिए अथवा 2 या अधिक वेश्याओं के पारस्परिक अभिलाभ के लिए, लैंगिक शोषण या दुरुपयोग के प्रयोजनों के लिए किया जाता है। अधिनियम के अधीन सामान्यतः जहां पर वेश्यावृत्ति का कृत्य किया जाए वह वेश्यागृह की परिभाषा में आएगा। वैसे तो वेश्यागृह के लिए जो आवश्यक तत्व होने चाहिए वह यह है कि जहां पुरुष संभोग के लिए आते हों। वेश्यागृह के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह स्थान घर की तरह हो, अपितु किसी घर का कमरा, कोई अन्य स्थान, यहाँ तक कि वाहन भी वेश्यावृत्ति के लिए प्रयोग में आ सकता है। और इस प्रकार घर, उसका कोई कमरा, उस अन्य स्थान या वाहन जब वेश्यावृत्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसके वजह, लेकिन केवल वेश्यावृत्ति किसी स्थान पर घर या वाहन में करना पर्याप्त नहीं है, अपितु इसके साथ साथ यह भी प्रमाणित होना आवश्यक है कि उस स्थान पर वेश्यावृत्ति को या उसमें एक से अधिक वेश्या धंधे करने के उपयोग में आती हों। अर्थात यदि कोई एक स्त्री अपने निजी लाभ के लिए किसी मकान या कमरे में किसी पुरुष के साथ वेश्यावृत्ति करती है तो ऐसा वेश्यावृत्ति का स्थान वेश्यालय की परिभाषा में नहीं आएगा। लेकिन कोई आदमी अपने लाभ के लिए किसी
एक स्त्री से वेश्यावृत्ति करवाता है तो ऐसी स्थिति में उस एक स्त्री को इस तरह संभोग का धंधा किसी पुरुष की आय का साधन बनाना उस स्थान को वेश्यागृह का रूप देगा। इस प्रकार किसी स्थल को वेश्यागृह की परिधि में लाने के लिए 2 मुख्य बातों को प्रमाणित किया जाना आवश्यक। पहला यह कि वह कथित स्थान घर, कमरा या वाहन वेश्यावृत्ति के धंधों के लिए प्रयोग किया जाता हो। दूसरा है उस धंधे में लगी वेश्याएं एक से अधिक होना आवश्यक है, अर्थात केवल एक वेश्या अपने निजी लाभ के लिए स्थान का प्रयोग करती है तो वह स्थान वेश्यागृह नहीं होगा, बशर्ते कि उस वेश्या के साथ और आदमी उसमें धंधा करते हों। यदि एक वेश्या उस स्थान का प्रयोग किसी व्यक्ति के माध्यम से उस व्यक्ति के लाभ के लिए किसी करती हो तो उस स्थिति में वेश्यावृत्ति के लिए प्रयोग किया गया स्थल वेश्यागृह की परिधि में आएगा। यदि एक औरत अपनी जीविका के लिए एक मकान में वेश्यावृत्ति करती है और कोई अन्य व्यक्ति उसका इस काम में हाथ नहीं बटाता या धंधे में सहायता नहीं करता है तो इस प्रकार के एक औरत द्वारा अकेले रहकर बिना अन्य व्यक्ति की मदद से वेश्यावृत्ति का काम करना उस स्थल को वेश्यागृह का रूप नहीं देगा। एक मामले में विवाहित महिला अपने पति के साथ एक मकान में निवास करती थी। पति काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहता था। साक्ष्य में यह भी आया कि पति आयकर दाता था। महिला अपने नौकर की मदद से ग्राहक ढूंढवाकर वेश्यावृत्ति करती थी। मामले में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या महिला जिस मकान में अपने पति के साथ रहती थी वह मकान की उसके अकेले वेश्यावृत्ति करने के आधार पर वेश्यागृह की परिभाषा में आएगा। मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि महिला द्वारा वेश्यावृत्ति का अपने पति के निवास स्थान पर किया गया कृत्य चूंकि उसके निजी लाभ के लिए था, कोई अन्य स्त्री या पुरुष उसके साथ रहकर वेश्यावृत्ति से धन नहीं कमाता था, इसलिए जिस स्थल पर महिला को वेश्यावृत्ति करते हुए पकड़ा गया था वह स्थल वेश्यागृह की परिभाषा में नहीं आता। यदि कोई स्त्री कई आदमी से एक स्थल पर संभोग करती है और निजी लाभ के लिए संभोग बेचती है वह स्थल वेश्यागृह नहीं माना जाएगा। इसमें एक साइटेशन जो इसका मैं बात की थी, रीजन एवं अन्य विरुद्ध सरकार AIR 1966 मद्रास 167। इस तथ्य का निर्धारण किया जाना है कि क्या संबंधित स्थल पर वेश्यावृत्ति के प्रयोग होता है तथ्यों पर अधिक निर्भर करता है। यह आवश्यक नहीं है कि इस तथ्य को विशेष रूप से साबित किया जाए कि कई लोग जो मिलने आते हैं वे वेश्यावृत्ति करने आते हैं, अपितु उस स्थल पर लोग बिना किसी झिझक के जाकर उस लड़की को पसंद करके वेश्यावृत्ति करते हैं तो ऐसा स्थल वेश्यागृह की परिभाषा में आएगा। इसके संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि यदि कोई स्थल वेश्यावृत्ति के कृत्य के लिए प्रयोग में आ रहा है तथा केवल एक बार वेश्यावृत्ति का कृत्य उस स्थल पर किया गया है तो उसको वेश्यागृह नहीं कहा जाता। क्या रखेल वेश्या है तो इसके विषय में इसमें बताया है। वेश्यावृत्ति एवं रखेल के अंतर को स्पष्ट करते हुए न्यायमूर्ति मिर्जा ने मत व्यक्त किया कि वेश्यावृत्ति में स्त्री अपने शरीर को संभोग के लिए किसी व्यक्ति को दाम पर देने को तैयार हो जाती है। जिस एक क्षण में वह एक व्यक्ति के लिए रहती है तो दूसरे क्षण में दूसरे व्यक्ति के पास चली जाती है, जबकि एक रखेल की स्थिति ऐसी नहीं होती, अपितु उसका रिश्ता मात्र धन पर आधारित नहीं होता और न ही वैसे की तरह क्षणिक होता है, अपितु अधिक स्थायी प्रकृति का होता है। इस प्रकार किसी स्त्री का रखेल होना वैसे की परिभाषा में नहीं आता। सुधार जो संस्थाएं हैं इसमें जो बताई गई है, अधिनियम की धारा 2 ख में सुधार संस्थाओं को लिखित किया गया है। नारी समाज की जन्मदाता है और चूंकि माँ बहन बेटी के विभिन्न रूपों में समाज को शक्ति प्रदान करती है, यही कारण है कि पुरुष स्त्री को माँ और बहन बेटी पत्नी कहने में गौरव अनुभव करता है, किंतु जब नारी वेश्या बन जाती है तब कोई पुरुष माँ बहन बेटी या पत्नी के रूप में उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। वेश्यावृत्ति अनैतिक अर्थात संभोग वेश्या ने नारी की गरिमा एवं सम्मान को धूमिल कर देती है, इसलिए वेश्यावृत्ति अनैतिक कृत्य माना जाता है। समाज में फैली विषमता गरिमा एवं सम्मान को धूमिल कर देती है, इसलिए माना जाता है। कभी कभी नारी को कोठे पर लाने के लिए मजबूर कर देती है। वेश्यावृत्ति पर कुछ समाज सुधारकों द्वारा किए गए शोध में यह पाया गया कि कोई वेश्यावृत्ति मन से नहीं चाहती, अपितु मजबूरी के कारण इस धंधे को करती हैं। वही भली भांति यह अनुभव करती है कि समाज उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं, किंतु कोई और राह नहीं नजर आता है। इस स्थिति में उन्हें ऐसा घुटन भरा जीवन व्यतीत करना पड़ता है। वेश्यावृत्ति के धंधे में वेश्या जो मैथुन करती है वह कोई सुख के लिए नहीं, अपितु अपने केवल मात्र धन अर्जित करने के लिए निर्लज होकर गया व्यक्ति को कुछ पलों के लिए शरीर बेचना पड़ता है। ऐसे स्त्री को सहारा देने के लिए 1978 के अधिनियम संख्या 46 द्वारा अधिनियम के संशोधन करके सुधार संस्था का
प्रावधान किया गया है, जिसमें ऐसी लड़की या स्त्री जो मजबूरी का शिकार होकर वैश्या बनी और उनको सुधार के लिए सहारे की आवश्यकता है, उनको संस्थाओं में रखा जाए। उन संस्थाओं के निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति पर रख कर सरकार पर रखी गई है। इस प्रकार ऐसी स्थितियों को सुधार के महत्व पर ध्यान देती हुए इसको अधिनियम 1978 में संशोधन करके परिभाषा में जोड़ा गया। तो इस तरीके से कहना चाहिए, यह जो अधिनियम है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के बारे में मैंने आपके इसके उद्भव और क्या वजह है इसमें लोगों का जुड़ना और या इस तरीके से संचालन करना, ये तमाम चीज़ें बताई गई है। मैं अगले इस सीरीज में बताऊंगा। इस अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के प्रत्येक धाराओं के बारे में हम चर्चा करेंगे कि धारा 1 से लेकर धारा जो 25 है इसमें क्या क्या बातें रखी गई है और कैसे इसका निदान हो सकता है और क्या कानून कहता है, तमाम हम बात करेंगे अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के बारे में। तो यह हमारा प्रारंभिक था, प्रिलिमिनरी था, उद्देश्य था कि किस तरीके से इसका उद्भव हुआ और कैसे संचालित होता है। आगामी वीडियो हम बात करेंगे इसके फर्स्ट चैप्टर की। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।